खुदावंद यसुम मसीह की कादर और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। व्यूअर्स, मैं हूँ आपकी होस्ट कुलसूम एमानुअल और आज हम आपके बीच में मौजूद हैं। आज क्योंकि आलमी हकूक़ का आलमी दिन है और बी द लाइट टेलीविज़न आपको लेके आया है इंसानी हकूक़ के कराची के ऑफ़िस में। हम आपको बताते चलें कि आज 74 इयर्स हो चुके हैं। आज 74वीं सालगिरह है और हम 75वें साल में दाखिल हो रहे हैं, क्योंकि जो इंसानी हकूक़ की करारदाद थी और वो जो उसकी जो इंसानी हकूक़ का इदारा था वो कायम हुआ 1948 में और आज 74 इयर्स इसको हो चुके हैं। और पूरी दुनिया में आज इंसानी हकूक़ का आलमी दिन मनाया जा रहा है। और ऐसा कैसे हो सकता है कि बी द लाइट टेलीविज़न जो इंसानी हकूक़ के लिए आवाज़ उठाता है, जिसका स्लोगन ही ये है कि वी आर द वॉइस ऑफ वॉइसलेस, तो हम इस मौके में आपके साथ हैं और इस अहद की तजदीद करते हैं कि इंसानी हकूक़ की जहाँ पर भी बात होगी, बी द लाइट टेलीविज़न आप सबके साथ खड़ा होगा। देखते रहिए प्रोग्राम इंसानी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ और हमारे साथ रहिए। हम आपको लिए चलते हैं कि यहाँ पर हमारे जो मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं, जर्नलिज़म के जो उस्ताद हैं और ये जो इदारा है, इसमें जितने भी लोग काम कर रहे हैं, कितने एफ़र्ट्स कर रहे हैं और आज क्या क्या चीज़ों के फ़ैसले होने जा रहे हैं, आप से हम उन सारी तफ़सीलात आपसे शेयर करेंगे। और देखते रहिए बी द लाइट टेलीविज़न। कौन सी ऐसी चीज़ है उनके अंदर जो तुम उसमें से हासिल करना चाहते हो, सिवाय इसके कि लोगों को दहशत ज़दा किया जाए, लोगों को दबा के रखा जाए, लोगों को इस दहशत में मुब्तला रखा जाए कि अपने हकूक़ की बात न करें। बलूचिस्तान के लोग, दोस्त साथी हमारे, सिंध के हमारे दोस्त, आखिर कहते हैं क्या है इनको? सिर्फ इतनी बात तो कहते हैं लोग, उनके जो वसाइल, उनकी जो इनकम है वहाँ, उनके जो ज़खायर, उनके ऊपर उनका इख्तियार होना चाहिए। वो ये तो नहीं कहते कि हम ही लूट दिखा देंगे, इख्तियार हो, वो फिर उसको पार्टी या जो भी एक तरीक़ाकार तय किया जाए उसके मुताबिक चलाए। फिर ये हम पे भरोसा नहीं करते, और मेरे मुँह से निकलेगी गाली, और तुम पे भरोसा क्यों करें? 73-74 में इन्होंने कुरान सर पे रख के पहाड़ों पे गए हुए लोगों को नीचे बुलाया कि ये कुरान है, हम इसकी कसम खाते हैं इस कुरान की कि आप आ जाएं, आपको कुछ नहीं कहा जाएगा, आपके लिए आप माफ़ी है, किसी किस्म की आपको सजा नहीं दी जाएगी, आप आ जाए। जब वो आगे, उनको अरेस्ट कर लिया गया, उनके बच्चों को फांसियां दे दी गई और बूढ़े लोगों को कैद के अंदर वो मर गए। तो उसके बाद आप कहते हो कि हम पे भरोसा करें? क्यों बलोच तुम पे भरोसा करे? क्यों सिर्फ तुम पे भरोसा करे? तो ये इनके ये सूरत हाल है। आज जब हम इसके लिए यहाँ आए, धमकियाँ देनी शुरू कर देते हैं। जब सिलसिला होता है धमकियाँ, हम उठा लेंगे, बैठकर उठा लो यार, मरना तो है, एक दिन 75 साल उम्र हो गया और उसमें हमने क्या निकालना है? तो ये पास नहीं आते। इस बात की गवाह है, बुला लेंगे। यहाँ पर हुआ वो निदा पता नहीं, आज आई नहीं, फोन आया जी, वो आ रहे हैं जी, कह रहे हैं जी हमने बात कराया, मेरी करा दो भाई, फ़ोन नंबर दे दो, मेरा बात हो जी, आप आएंगे हमारे पास। मैं क्यों हूँ, मेरा कोई मसला नहीं है, मुझे आपके साथ कोई मसला नहीं है, मैं मसला होगा, मैं खड़ा हूँ लोगों के दरमियान, आपको कोई मसला है तो आप बताएं कि आप कैसी बात करते हैं। मैं बात तो ऐसी है, आप होंगे ISI के जो भी है हमारे लिए, मेरा आपसे क्या लेना देना, मैं कोई एजेंट हूँ आपका कि मैं आपको मैं चला हूँ? अच्छा, की बात है। फिर बड़ा ना कहने नहीं, हम ऐसे ही बुला रहे हैं, कुछ मालूमात देना चाहते हैं, ये आगे चलिए, ये तो मालूमात है। मैंने फिर भी टाइम गेन किया, मैंने कहा कल तो मैं नहीं आ सकता, कहाँ कल अभी आ जाए। मतलब भाई हम सब वॉलंटियर लोग हैं, हम इस तरह मुँह उठाए नहीं कहीं चले जाते, टाइम भी नहीं होता, हमें लोगों को इकट्ठा करना पड़ता है, अकेले हम कहीं नहीं जाते। 3-4-5 लोग जो हैं, जिसमें प्रेस का बंदा हो और साथी हो, लेबर का हो, हम मिल के 4-5 लोग जाते हैं, ताकि बाद कल को अब कह दें आया था, असल बढ़ कह के चला गया, तो मैं क्या करूँगा?
دو جوتے کھاؤں میں تو نہیں آتا ہوں. اچھا ٹھیک ہے جی آپ لوگوں کو بلا دو بھائی وہ سارے اپنے کام دھندے پر آئے ہیں بات ٹھیک ہے آپ آ جائیے. کل میں پھر بہانا بنایا میں کس کل وہ چلیے جی وہ اس طریقے سے جو ہوتا ہے ڈالا ان کو. انہوں نے کہا اچھا پرسوں آ جی میں اچھا ٹھیک ہے. میں نے خیر مشورہ کیا دوستوں سے تو وہ کافی بڑی اچھی بات ہے کہ یار جب آپ کو ایکچولی بلا رہے ہیں تو ان سے کہیں کہ آپ کو لیٹر بھیجیں انویٹیشن بھیجیں آپ کے پاس. وہ ہم نے کہا انویٹیشن تو وہ کوئی نہیں بھیجا انہوں نے. پھر کہنے لگے ہم سمجھتے ہیں کہ آپ نہیں آنا چاہتے ہم آ رہے ہیں. بھائی دھمکی میز انداز میں آپ نہیں آنا چاہتے نا ہم آ رہے ہیں. کون لوگ ہوتے ہیں آپ کو پورا پاکستان آپ کے قبضے میں ہے تو ہمارا دفتر کیا آ جاؤ بھائی اب کیا کریں گے. لیکن اس میں نے اور ساتھیوں کو بھی انوائٹ کر لیا تاکہ سب کے سامنے بات ہو. یہی بیٹھے ہوئے ٹیبل لگی ہوئی تھی. وائر وزیر صاحب ان کے تام جام کے ساتھ جس طرح ہوتے ہیں ان کا اسٹائل. میں نہیں بولتا ہوں میں عوامی آدمی میرا ان سے کیا لینا دینا. میں ادھر سیٹ پہ بیٹھا ہوا تھا وائر میں وہیں سے بیٹھے بیٹھے یوں کر کے میرے ہاتھ ملایا میں بیٹھے کچھ فلاں جگہ آپ گئے تھے تصویریں دکھا رہے ہیں فلاں جگہ آپ گئے تھے. انہوں نے اپنی غلطیوں سے سبق نہیں سیکھا. یہ انہوں نے کبھی اپنی غلطیوں سے سبق نہیں سیکھا. ایسٹ پاکستان یہ جی قد اتنا اونچا ہونا چاہیے چھاتی اتنی چوڑی ہونی چاہیے فلانا بھی فوج بڑے خوبصورت 5 فٹ کے منگا لیے تمہاری کھانوں میں بھوس پڑتی تم کو شرم نہیں آئی تم لوگوں کو 90,000 پڑتے چھوڑ کے بھاگ گئے. کہاں گئی تمہاری بہادری کہاں گئی تمہاری ٹریننگ کون سی. اور یہاں پیتل لٹکائے کرتے ہیں وہ اتنے تغمے. آدمی پوچھے کہ یار تغمے کون سی جنگ جیتی جہاں تغمے ملے. یہ تغمے ایسی ہیں کہ جو کھانا کھانے گیا تھا اس کا تغمہ وہاں گھومنے گیا. ارے بھائی خدا تو انسان کے بچے بنو تغمہ کی لڑائی یا کسی جرت یا کسی بہادری یا کسی کام میں کوئی غیرت نہیں آتی کہ ہم لوگ کر کیا دیں لوگوں کے ساتھ. یہ تغمے لٹکائے پھرتے ہیں. ان غیرتوں سے پوچھے بھائی آپ نے جنگ کون سی جیتی. آپ نے بار بار ہمیں فتح کیا. آپ نے بار بار اپنے عوام کو فتح کیا. آپ نے شب خون مارے. آپ نے لوگوں کو قتل کیا. آپ نے لوگوں کو لوٹا. ہم اپنی یار ان کے چکر میں ہم پانی نہیں دے سکتے اپنے بچوں کو پینے کا صاف. ایجوکیشن نہیں دے سکتے. ہم اپنے بچوں کو لوگوں کو ہیلتھ کی سہولتیں نہیں دے سکتے. اور یہ خنزیر کے بچے اربوں میں کھا رہے ہیں. اور ان میں اتنی غیرت نہیں. یہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کے ملک کے ہمدرد ہیں یا عوام کے ہمدرد ہیں. بھائی کبھی تم بھی کہو یار یہ سیلاب آ گیا اتنا بڑا ڈیزاسٹر ہو گیا جو جی یار ہمارا اتنا بجٹ ہے اس دفعہ نہیں کچھ کرتے یا 60% لوگوں میں خرچ کر دو. وہ نہیں کریں. وہ ہمیں لوٹیں گے. ہمیں کہیں گے پیسے تو اپنے بجٹ میں سے یا اپنی انڈسٹریز اتنی بڑی چلا رہے ہیں ان میں سے یہ ایک پیسہ دینے کے لیے ہمیں تیار کیونکہ ان کو عوام سے محبت نہیں ہے. ان کو اس ملک سے محبت نہیں ہے. انہوں نے یہاں نہیں رہنا. کوئی ایک جنرل بتا دیں جو ریٹائرمنٹ کے بعد یہاں پاکستان میں رہا ہوں. میں سب سے پوچھتا ہوں کوئی ایک مثال بتا دیں کہ وہ جنرل فراز صاحب جو تھے دیکھو جی کتنے اچھے تھے وہ اس کے بعد بھی یاد ہے. بچے ان کے باہر پڑھتے ہیں. یہ سب کچھ ریٹائرمنٹ ہوتے ہی پیسے پہلے ان کے باہر جا چکے ہوتے ہیں. جزائر یہ خریدتے ہیں بلڈنگیں یہ خریدتے ہیں سب کچھ. تو یہ بھائی تو ان کا یہ ہے. باقی خواتین کا مسئلہ ہے. خواتین کا جگانا بہت زیادہ ضروری ہے. تو جو کہتے تو ہیں ہم کہ 51% خواتین ہیں لیکن عمل میں کتنی شامل ہیں. جب تک وہ نہیں ہوگی 2% 3% وہی چہرے نظر آتے ہیں. تو جب تک خواتین میدان عمل میں نہیں آئیں گی ان کو ہم نہیں جگائیں گے ان کو اکٹھا نہیں کریں گے ان کو کسی تنظیم میں نہیں لائیں گے. یہ مشکل ہے کہ ہم کہیں گے خواتین کی نمائندگی. ہم نے بہت پہلے بھی اس پہ بات کی. اسٹوڈنٹ جو ہیں ان کا بھی یہ مسئلہ ہے. اسٹوڈنٹ یونینز ہیں. اسٹوڈنٹ یونین بننی چاہیے لیکن نہیں اس کو ڈراتے ہیں. جو سب سے بڑی رکاوٹ جس طرح دوست نے ہمارے ساتھی نے کہا کہ وہ ہے اپنے ہمارے جو ٹیچر ہیں. خدا کے بندو ہم ہر جگہ ٹیچرز کے ساتھ اسٹوڈنٹ کھڑے ہوتے ہیں. کوئی عذاب ان پہ آتا ہے کھڑے ہوتے ہیں. اور جب اسٹوڈنٹ کی باری آئی ہے اب یہ الگ تھلگ یہ بلکہ الٹا کام کر رہے ہیں. دیکھیے بعض کا جو بات ہوئی پیچھے میٹنگ ہوئی تو اس میں یہ بات بار آتی تھی
कि जो इसमें वो हड़ताल का हक जो है नहीं, वो बाबा हड़ताल का हक कहीं लिख के नहीं दिया जाता। क्या ट्रेड यूनियन रिजल्ट होती है तो उसमें लिखा होता है कि इसको हड़ताल का हक है? ऐसा नहीं होता, ये तो खुद हमें खुद करना होता है। ये तो हम लोग उनको कहते हैं कर लो, ये है ना, ये तो हमने अब यूनियन बन जाती है, लीडरशिप बन जाती है, लोग उसके साथ होते हैं, वो करते हैं। तो यही सब बातें हैं। बाकी सारे दोस्तों ने बड़ी अच्छी तरीके से बातें रखी। हमारे फारूक साहब ने जिस तरीके से जमीन मकबूल साहब सालन और अखबाती हजरात, अक़वाम मुत्तहिदा का जो चार्टर है जिसको अभी बता रहे थे कि 74 साल हो गए, उसमें एक आर्टिकल 19 शामिल है। आर्टिकल 19 में इदारे राय सहाफ़त की आज़ादी की ज़मानत दी गई है और पाकिस्तान समेत दुनिया के 70 से ज़्यादा ममालिक ने उसको दस्तखत की है। पाकिस्तान ने भी शुरू में ही इंसानी हुकूक के चार्टर में दस्तखत कर दिए थे, मगर पाकिस्तान में इंसानी हुकूक की जो मजबूरी सूरत हाल है वो तो बहुत ही ज़्यादा पसमानदा है। इसमें आज़ादी इज़हार और सहाफ़त की सूरत हाल भी जो है वो इतनी बुरी है जो कि बाकी हुकूक के हवाले से है। अगर हम बहुत ज़्यादा तफसील में ना जाएँ, आप जानते हैं कि पाकिस्तान में आधी उम्र हमारी फौजी हुकूमतें गुजरी। अच्छा, पाकिस्तान में आज़ादी इज़हार के हवाले से जो बड़ी अहम बात यह है कि सहाफ़त का आगाज़ क्योंकि बरतानवी दौरे हुकूमत में हुआ था और ज़ाहिर बरतानवी दौरे हुकूमत के दौर में अफवारात छाए हुए, तो उनकी तो ये पॉलिसी थी कि हिंदुस्तान के शहरियों को क्योंकि गुलाम हैं तो उन्हें आज़ादी ना दी जाए, आज़ादी इज़हार और सहाफ़त पे पाबंदियाँ लगाई जाएँ। तो उन्होंने बहुत सारे कवानीन बनाए थे और वो ज़ाहिर है उसे जकड़ते थे सहाफ़त को, और उसकी बहुत सारी तफसील है कि किस तरीके से उन्होंने किया। मगर इस खित्ते की बदकिस्मती है कि जब हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ और 47 में नया मुल्क वजूद में आया तो वो सारे कवानीन यहाँ नाफिज हो गए। तो इस मुल्क में सहाफ़त पे पाबंदियों के आगाज़ से इस मुल्क का आगाज़ हुआ और वो सिलसिला आज तक जारी है। और बदकिस्मती से पहली खबर जो सेंसर हुई वो तो बैरिस्टर मोहम्मद अली जिन्ना की थी, जो गवर्नर जनरल थे, जब उन्होंने 11 अगस्त को तकरीर की और पाकिस्तान की नई सियासत के खतूत बयान किए। मगर उसके बाद दूसरा हिस्सा ये कि जब वो गवर्नर जनरल बन गए उसके दौर में भी अखबारात को वैसी ही पाबंदियाँ लगी जैसी के जिसकी वो मुखालफत किया करते थे 1940-45 तक, और वो इंसानी हुकूक के बड़े चैंपियन रहे थे एक ज़माने में। मगर जब वो गवर्नर जनरल बने तो उन्होंने भी वही पाबंदियाँ रखी। तो ये सिलसिला शुरू से रहा, सहाफ़त को कंट्रोल करने की सोचते रही। इस दौरान मज़ाहमती तहरीकें भी डेवलप हुई। पाकिस्तान प्रोग्रेसिव लिमिटेड जो है वो मियां इफ्तिखारुद्दीन एक तरक्की पसंद सियासी रहनुमा थे, उन्होंने वो इदारा बनाया और उसने पाकिस्तान टाइम, इमरोज़, लहर निहार को शाये करना शुरू किया, जिसमें फैज़ अहमद फैज़ और सारे लोग जो थे वो सब तरक्की पसंद थे। फैज़ साहब उसके चीफ एडिटर थे। तो पहली गिरफ्तारी भी जिन्ना साहब के दौर में फैज़ साहब की हुई थी इमरोज़ में खबर के हवाले से। तो वो 12 सिलसिला चलता रहा। मगर जब अयूब खान का दौरा आया तो फिर एक बदतरीन सूरत हाल हुई। उन्होंने सबसे पहले PPL पे यानी प्रोग्रेसिव पीपल्स लिमिटेड पर कब्जा किया और ये जो आवाज़ थी इमरोज़ की और पाकिस्तान टाइम्स की और लहर निहार की, उसको तकरीबन बंद कर दिया गया और ये सूरत हाल जारी रही। अयूब खान ने कई कवानीन बनाए, उनमें एक बड़ा मशहूर कानून है 1963 का प्रेस एंड पब्लिकेशन एक्ट, 1960 का प्रेस एंड पब्लिकेशन ऑर्डिनेंस, जिसमें तरमीम की थी उन्होंने 1963 में। और इस कानून के खिलाफ जो हमारी अखबारी तंजीमें हैं PFUJ, APNS, CPNE, उसने 1963 में जदोजहद शुरू की थी और 1988 में जाके वो जदोजहद कामयाब हुई और वो काला कानून मंसूख हुआ था। तो ये फौजी हुकूमतों में भी सिलसिला रहा कि मीडिया, क्योंकि वो जमहूरियत को नहीं चाहते, जमहूरी जो निज़ाम है उसके इर्तिक़ा पे यकीन नहीं रखती हुकूमतें, वो मीडिया में भी पाबंदी लगाती है। तो ये 1988 तक ये सूरत हाल रही। और इसमें भुट्टो साहब का भी दौर है जो आए इस वादे में थे कि वो भट्ट साहब को बड़े किसी पार्टी के कारकुन थे उस जमाने में, वो ये सारे सियाह कवानीन मंसूख कर देंगे और PPL को तोड़ देंगे। मगर उन्होंने भी वही सूरत हाल रखी। और फिर जनरल जिया का दौर आया। वो आपको पता है कि जनरल जिया का दौर तो एक सियासती दौर था
उसमें सहाफियों को कोड़े भी मारे गए, मुखालिफ अखबारात को बंद भी कर दिया गया और PFUJ ने बड़ी एक तहरीक चलाई। अभी हम नैना रहमान जिक्र कर रहे थे, अब्दुल रहमान था, उनकी किताब का सबसे बड़ी जंग, जो कि उस पूरी तहरीक के बारे में जो तकरीबन 6 महीने जारी रही और 1000 की से कम जो उसमें लोग जेलों में गए, जिसमें हमारे 4 साथियों को कोड़े भी मारे गए। तो वो दौर जो चलता रहा। बाद में जब सर्द जंग खत्म हुई और सोवियत यूनियन खत्म हुआ तो फिर एक नया दौर आया मोहम्मद खान जिन्ना के दौर में और अखबारात की आज़ादी का तस्वीर आया और ये मोहम्मद खान जिन्ना के दौर में शुरू हुआ। 1988 में फिर एक कानून आ गया जिसमें अखबार निकालने की आज़ादी हुई, मगर एक नया मसला आ गया कि नॉन स्टेट एक्टर्स उभर के सामने आ गए। अब हुकूमत का किरदार तो कम हो गया, ये नॉन स्टेट एक्टर्स ने बड़ी तबाही मचाई। अब नॉन स्टेट एक्टर्स के अंदर खुफिया तंजीमें भी हैं, निसारी तंजीमें भी थी, मजहबी तंजीमें भी थी, जिन्होंने बहुत ज़्यादा सहाफ़ियों के पाकिस्तान में जो सहाफ़ियों के कत्ल करने का सिलसिला शुरू हुआ। अगर ये कि अयूब खान के दौर में एक सहाफ़ी कत्ल हुए थे, उसके बाद जब बांग्लादेश में पाकिस्तानी फौज ने कार्रवाई की तो कई बंगाली सहाफ़ी शहीद हुए थे। मगर ये जो दौर है नॉन स्टेट एक्टर्स का, इसमें तो एक तब्दील है जो तकरीबन 199 तक पहुंची और जिसमें आखिरी जो है शरीफ अभी जो जिनका कीनिया में कत्ल हुआ उनका नाम है। तो ये एक सीरीज शुरू हुई नॉन एक्टर्स ने, तकरीबन अखबारात की में जो एडिटर के फ़राइज़ है वो संभाल लिए। वो कराची में भी हुआ, एनकेएम का भी बदतरीन दौर आया, मजहबी जमातों का भी आया और उसके अलावा एजेंसीज का भी आया। अब वो हुकूमत ने एडवाइस भेजना बंद कर दी, मगर ये कि नामालूम अफराद का तस्वुर सामने आया जिन्होंने ना सिर्फ सियासी कारकुनों का अगवा किया बल्कि अखबारात को भी किया। अच्छा, ये नई टेक्नोलॉजी क्योंकि 19वीं सदी में आई, इंटरनेट की तो इतने बड़ा तहलका मचाया, इसके नतीजे में पूरी दुनिया में तब्दीलियाँ हुई। तो अब ये बात तय हो गई कि इलेक्ट्रॉनिक वेव्स को जो है वो रियासत कंट्रोल नहीं कर सकती। तो शायद आप लोगों को याद होगा 93-4-5 में कई चैनल हमें बाहर से नजर आने लगे, हमारे यहाँ कराची में डिश एंटीना लगने लगे। उसमें एक बेनजीर साहिबा ने काम किया, उन्होंने CNN को अलाउ कर दिया। अगर 92 में किसी को याद हो कि एक नेटवर्क बना पीपल्स नेटवर्क का, जो पहला दूसरा चैनल था प्राइवेट सेमी प्राइवेट था, तो उसमें CNN जो है अमेरिकी चैनल वो 24 घंटे नजर आने लगा। तो मुझे याद है कि हम लोगों ने इराक की सारी जंग जो है CNN पे देखी। तो वो एक उसमें फिर पाकिस्तान की खबरें भी आने लगी, तो एक तस्वीर आने लगा कि ये कोई ना कोई तब्दीली आने वाली है। तो जिसके बाद फिर इंडियन चैनल शुरू हो गए एक जमाने में, जी वगैरह और जिसमें खबरें आती थी बहुत ज़्यादा और वो यहाँ दिखाई देने लगे। फिर यार भाई ने लंदन से अपना सिलसिला शुरू किया। अच्छा, उससे पहले हुआ ये कि मिस्र में जो है हुस्नी मुबारक की जो गवर्नमेंट थी, हुस्नी मुबारक को परवेज मुशर्रफ में बड़ी मुमासिलत थी। हुस्नी मुबारक भी अहमद तक रहना चाहते थे और परवेज मुशर्रफ भी अहमद तक रहना चाहते थे, मगर ये कि वहाँ पे एक जमाती हुकूमत थी, मगर उनके दौर में वो खत्म हुई, मल्टीपल जमातें भी बनी और वहाँ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को प्राइवेट सेक्टर में काम करने की इजाजत मिली थी। वही तजर्बा पाकिस्तान में फिर परवेज मुशर्रफ ने किया और इलेक्ट्रॉनिक चैनल आपने देखे कि नई सदी में शुरू हुए, जिसमें उनका सबसे बड़ा किरदार जो है वो वकीलों की तहरीक में नजर आया। और हम देखते हैं 2007 तक के 1988 से 1999 तक हुकूमतों का दबाव कम हो गया, क्योंकि इस पार्टी के दौर इतिहास से अच्छे रहे कि उस दौर में सहाफियों को हरासा नहीं किया गया, जबकि नवाज शरीफ के दोनों दौर में सहाफियों को हरासा किया गया और अखबारात को कब्जा करने की कोशिश की गई। 91 में भी और 99 में भी जल ग्रुप का कब्जा करने की कोशिश की गई। एक अच्छा किरदार पीपल्स पार्टी का सामने आया, मगर ये कि वो जो जानने का बुनियादी हक है उस पर कानून साजी नहीं हो सकी, जो सारी दुनिया में हुई थी। तो पीपल्स पार्टी के मंशूर में ये बात शामिल थी और मुस्लिम लीग नून के भी, और वो एक कानून मुख्तसर सा बना। मलिक फराज खालिद का नाम अगर कुछ लोगों को याद होगा, जब वो पूरी वज़ीर-ए-आज़म बने थे और एडवाइजर थे, तो उनके दौर के आखिरी हिस्से में वो कानून आया, जिसको नवाज शरीफ ने फिर कानून की शक्ल नहीं दी थी। तो वो आवाम का जो हक आया रियासत के हक़ाइक़ के बारे में जानने पे, वो नहीं हो सका।
अच्छा, ये जो परवेज मुशर्रफ ने 2002 में असेंबलियाँ पास की तो उन्होंने कुछ बुनियादी कवानीन बनाए, जिसमें प्रिंट मीडिया से मुतालिक भी कवानीन थे, पिमरा का कानून भी बना और जानने के हक के बारे में भी ये कानून बना। और पिमरा का कानून आया जो कि हमारे ख्याल में उसमें तब्दीलियों की जरूरत है, क्योंकि पिमरा जो है वो सजा भी दे देता है बगैर खुद ही तय किए हुए, खुद ही चैनल भी बंद कर देता है। मगर बहरहाल एक 2007 तक एक आज़ादी का दौर था। 2007 में जब वकीलों की तहरीक चली तो फिर पाबंदियां लगना शुरू हुई, विरोध का शिकार हुआ। फिर एक नई टैक्टिक सामने आई कि अचानक मुख्तलिफ इलाकों से चैनल की नशियात गायब होने लगी और वो हुकूमत के बगैर ऐलान के होने लगी। तो ये सिलसिला 2008 के बाद भी शुरू हुआ। मगर जो बदतरीन बहरान आया सहाफत का वो इमरान खान के दौर में आया और वो बहरान ये आया कि तकरीबन पाकिस्तान की फौज का जो इदारा है ISI का मीडिया सेल, उसने अखबारात को कंट्रोल करना शुरू कर दिया और उन्होंने मईशत पे हाथ डाला। इससे पहले जो है अखबारात की और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की मईशत को निशाना नहीं बनाया गया था। ये जो इमरान खान का दौर है और नवाज शरीफ का दौर का आखिरी हिस्सा, जस्टिस साकिब निसार के जरिए सबसे पहले उन्होंने इशारात पे पाबंदी लगाई। आप लोग इस बात से वाकिफ हैं कि पाकिस्तान में क्योंकि सनती शोबा बहुत कम है और अखबारात और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है उनकी भी आमदनी का जरिया इशारात होते हैं जो कि हुकूमत फराहम करती है, चाहे वफाकी हुकूमत हो चाहे सूबाई हुकूमत हो। तो ये बड़ी चालाकी से साकिब निसार के जरिए उन्होंने अखबारात और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के इश्तिहारात को रोका। ये बिल्कुल आखिरी दिनों की याद की बात है। खाका नबाती का दौर जो था 1 साल का, उसके अंदर आप लोगों को याद होगा कि उन्होंने जुर्माना किया है शहबाज शरीफ पे कि वही सरकारी इश्तिहार में जो तरक्याती इश्तिहारात थे उसमें उनकी तस्वीर चाहे हो गई। सिंध वालों को भी जुर्माना किया उन्होंने और उसके बाद उन्होंने तकरीबन जो है ये अहकाम सरकारी तौर पर जारी किए कि इश्तिहारात बंद कर दिए जाए। तो ये बड़ी पहली दफा जो है मईशत मुतासिर होना शुरू हुई मीडिया की और उसके अलावा नामालूम अफराद ने बाकायदा एडवाइस देनी शुरू कर दी। नवाज शरीफ का जो पूरा केस है जो सुप्रीम कोर्ट में चला और जिसमें JIT बनी, उसमें मुकम्मल तौर पे मीडिया को कंट्रोल किया गया और बाकायदा और उसके साथ ये पाबंदी लगा दी गई कि मिसिंग पर्सन्स के बारे में कुछ नहीं जाएगा। ये सिलसिला मुकम्मल तौर पे गायब हो गया, कुछ सवाए डॉन वगैरह के और सहाफियों के हलाकतों का सिलसिला भी जाएगा। सबसे ज्यादा जो सहाफी हलाक हुए इस दौरान वो बलूचिस्तान में हुए। गुजरात प्रेस क्लब की तो बड़ी बहुत ही खौफनाक कहानी है। उसके दोनों सदूर और सेक्रेटरी जो थे वो जो है नामालूम अफराद के हाथों हलाक हुए। अब उन्हें किसने मारा, या फौज ने मारा या कर्मचारियों ने मारा, इस पर तो कोई तहकीक नहीं है। मगर मैंने जो लिस्ट बनाई थी तो सबसे ज्यादा जो सहाफी हैं तो 20 के करीब सहाफी हैं जो इस दौरान बलूचिस्तान में मारे गए, जिसमें कोयटा में चैनल के ब्यूरो ऑफिस पे हमला हुआ और कई लोग जो है चिश्ती मुजाहिद वगैरह वो सड़क पे मारे गए। तो सबसे बुरी सूरत हाल जो है वो बलूचिस्तान में हुई थी जो कि हाईलाइट की हुई। इस दौरान ये भी हुआ कि जस्टिस काजी फाइज ने पाबंदी लगा दी तो वो बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे कि कलअदम जमातों की खबरें शाये नहीं होंगी। उसके अखबारात बहुत दबाव में आ गए और उन्होंने BLF और इनकी जो है बिल्कुल जो खबरें वो शाये करना बंद कर दी। तो उस पर BLF और दूसरी तंजीमों ने उनका बाइकाट कर दिया। तो तकरीबन मेरे ख्याल 6 महीने तक ये अखबारात वहाँ तब्दील नहीं हो सके और वो बहुत बुरा वक्त था बलूचिस्तान के अखबारात के ऊपर कि वो एक तरफ तो उन पर फौज का दबाव था कि फौज उन्हें कंट्रोल करती थी, दूसरी तरफ ये नामालूम अफराद के प्रेशर ग्रुप थे जिसका जिक्र बहुत कम होता है। जो कि मेरा ख्याल है कि नवाज शरीफ के आखिरी दौर में इमरान खान के दौर का बड़ा अहम मामला है कि बलूचिस्तान में इतनी बुरी सूरत हुई। वो जो राजवी साहब ने मुझे वो वाक़या बताया कि बलूचिस्तान में क्या हो रहा था, उनका जो अखबार है उसमें खबर छपी कि एक ब्रिगेडियर साहब आबरान गए, उन्होंने वहाँ तकरीर करते हुए कहा कि अल्लाह नजर तो चाहिए कि कौमी धारे में शामिल हो जाए। वो खबर सरकारी तौर पर रिलीज हुई, सारे अखबारात में छाई हुई, डॉन में भी, जंग में भी और उनके अखबार में भी छाई हुई। उनके अखबारात के इश्तिहारात बंद कर दिए गए और उनकी जिंदगी मुश्किल कर दी गई।
اور ان سے کہا گیا کہ آپ نے جو ہماری ہدایت کی خلاف ورزی کی ہے. تو اسلام آباد میں جب ان کا کیس گیا غیر سرکاری طور پہ، تو میں بھی اتفاق سے اس دن اسلام آباد میں تھا. تو جو صاحب ان کے اخبار کو ریپرزینٹ کرنے گئے تھے وہ اپنا سر پیٹ رہے تھے. کہہ لگے کہ میں تو سارے اخبارات دے کے گیا کہ بھائی یہ تو سرکاری خبر ہے، ڈان میں بھی چھپی ہے، جنگ میں بھی چھپی ہے، باقی اخبارات میں بھی چھپی ہے، ہمارے انتخاب کا کیا قصور ہے، ہمیں بھی شائع کرو. تو انہوں نے کہا، جو موصوف تھے انہوں نے کہا بھائی وہ اخبار بلوچ نہیں پڑھتے، مطلب اس کا انتخاب پڑھتے ہیں. تو یہ ایک عجیب و غریب قسم کی صورتحال تھی جس میں نیوز ایڈیٹر پریشان رہتے تھے، ایڈیٹر پریشان رہتے تھے کون سی خبر دیں کون سی نہ دیں، کس خبر کو. ایسا دور نہیں آیا. میں نے جنرل ضیاء کا پری سینسرشپ کا دور بھی اخبارات میں گزارا ہے. وہ ایک بدترین دور تھا جس میں ایک ایک لفظ جو ہے وہ سینسر ہوتا تھا، سینسر افسر کے پاس جاتا تھا، اور اس میں بھی فوجی خود سامنے نہیں آتے تھے. کم از کم کراچی میں اور وہاں نہیں آتے تھے، پنجاب میں بلوچستان میں فوجی آئے، مگر وہ سارے کام جو انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کے ذریعے کراتے تھے. اب انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کا کردار تو بہت محدود ہو گیا. نامعلوم افراد کے فون آنے لگے، بیچ بیچ میں وہ پروگرام روکتے تھے. آپ نے دیکھا ہوگا نا، یہ بیچ میں تو بہت زیادہ چلا تھا کہ بیچ میں پروگرام کا کوئی حصہ غائب ہو گیا، کوئی کسی اینکر پرسن کو جو ہے بلیکلسٹ کر دیا گیا، ہم اس بیچ پہ قاتلانہ حملہ ہو گیا. تو یہ ساری صورتحال جو ہے اس نے صحافت کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا. معیشت بھی تباہ ہو گئی. اچھا جب عمران خان کی گورنمنٹ آئی تو وہ فواد چودھری نے کہہ دیا کہ پرنٹ میڈیا کا تو دور ختم ہو گیا، ہم تو کچھ کر ہی نہیں سکتے. تو اس کا نقصان یہ ہوا کہ 7-8 ہزار جو ہے صحافی اور کارکنوں بے روزگار ہوئے. میرا خیال ہے میں نے لسٹ بنائی تھی جو جہاں تک مجھے معلومات حاصل ہوئی، 7-8 ہمارے صحافی ہیں جو جبر کا شکار ہو کے دنیا سے چلے گئے. مجھے پاکستان کے سب سے بڑے انگریزی اخبار کے ایک رپورٹر نے کہا کہ تنخواہیں کم ہو گئی، کیونکہ ڈان لیگ کی وجہ سے شدید بحران آیا، وہاں انہوں نے 60% یا 40% تنخواہیں کم کر دی. اس ہمارے دوست نے کہا کہ آپ کو پتا ہے اس بحران کا کتنا نتیجہ نکلا؟ میرا گھر ٹوٹ گیا کیونکہ ظاہر کرائسس پیدا ہو گیا. اب اس کی کوئی بھی وجہ ہو مگر اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ اتنا برا وقت آیا کہ جس کے نتیجے میں بالکل میڈیا کی معیشت جو ہے تباہ ہو گئی، اور حکومت نے اس کو بچانے کے لیے کچھ نہیں کیا. جو دنیا میں طریقہ کار ہے کہ جب بھی کوئی صنعت بحران کا شکار ہوتی ہے تو حکومتیں اسے بچانے کے لیے اقدامات کرتی. 1971 کے آخری حصے میں بھی ستمبر میں ہوا یہ تھا کہ جب پاکستان کی فوج کو شکست ہونے لگی نیوی کو اور مفتی بہانی نے کارروائی کی تو چٹاگان کی بندرگاہ بند ہو گئی. تو وہاں سے جو کرنافلی پیپر مل کا جو پیپر ہے وہ یہاں آنا بند ہو گیا تھا. اس کا نتیجہ یہ نکلا تھا کہ اخبارات 200 روپے پہ آ گئے. تو وہ کوئی 2 مہینے کا معاملہ تھا تو بالکل ہی اخبارات کی معیشت بیٹھ گئی تھی. مگر جیسی بھٹو حکومت آئی تھی انہوں نے فوراً فورنٹ سے اخبار منگوایا تھا اور دوبارہ صنعت جو ہے بحال ہو گئی تھی اور پھر اشتہارات ملنے لگے تھے. مگر یہ عمران خان کی حکومت ہے جس نے جان بوجھ کے تباہ کیا میڈیا کو بھی، اور مکمل طور پہ کوشش کی کہ میڈیا کسی طور پر ختم ہو جائے. اس دوران سوشل میڈیا چلا گیا اور یہ صورتحال عمران خان کی حکومت کے خاتمے تک ختم نہیں ہوئی. بدقسمتی یہ ہے کہ جو گزشتہ 9 مہینے ہیں یہ بھی اسی طرح کی بری صورتحال ہے. صرف یہ کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اب فواد چودھری نہیں ہے، وہ مسز اورنگزیب سامنے آتی ہے، مگر یہ کہ کنٹرول تو اسی طریقے سے کیا جاتا ہے. یہ کراچی کے اخبارات میں لاپتہ افراد کی سرگرمیوں کا شائع ہونا اب بھی ناممکن ہے اور اس کو اسی ایڈوائز کے تحت روکا جاتا ہے. تو سپریم کورٹ میں جب سماعت ہوتی ہے تو کوئی نہ کوئی بات چھپ جاتی ہے. تو ویسی صورتحال ہے، ویسی ایڈوائز ہے. یہ صحیح ہے کہ حکومت نے اشتہارات دیے ہیں، بقایات دیے ہیں تو میڈیا ہاؤسز کی مالی پوزیشن بہتر ہو گئی ہے. اب اس طرح کا کرائسس نہیں رہا بلکہ شاید منافع میں آ گئے ہوں، مگر کارکنوں کی حالت تو خراب ہے. مگر میڈیا کی آزادی کے حوالے سے وہی صورتحال ہے جو کہ پہلے تھی. اس دوران ایک نئے نان اسٹیٹ ایکٹر سامنے آ گئے، جیسے بحریہ ٹاؤن آ گیا. اب بحریہ ٹاؤن جو ہے وہ اپنے اشتہارات کے ذریعے میڈیا کی پالیسی کو کنٹرول کرتا ہے. آپ نے دیکھا کہ اتنی بڑی موومنٹ چلی، ملیر میں ہمارے دوستوں نے چلائی، مگر اس کو اس طرح کوریج نہیں مل سکا. ہاں جب وہ جس دن ہنگامہ ہوا
तो वो हंगामे में उस मूवमेंट के खिलाफ खबरें उर्दू अखबार में छाएंगे, यानी उल्टा हुआ, क्योंकि वो सरकारी तौर पे भेजा गया था। तो ये नए एलिमेंट आ गए हैं, जो कि पहले तो मल्टीनेशनल्स को कहा करते थे कि मल्टीनेशनल के खिलाफ कुछ नहीं कर सकता, एक जमाने में बड़ा था कि फिल्म के खिलाफ कोई खबर नहीं जाएगी, और दूसरे जो टीवी वाले हैं इनके खिलाफ खबर नहीं जाएगी, क्योंकि वो इतिहास देते हमदर्द वाले रूप दिया करते थे। मुझे याद है एक जमाने में 80s में बड़ा इश्तेहार देते थे, तो हमदर्द के खिलाफ जंग में या बाकी अखबार में खबर नहीं होती थी। अब वो इदारे से पीछे हो गए, ये लैंड माफिया ने कंट्रोल करना शुरू कर दिया। ये सारे वो है, और सूरत बिल्कुल वैसी की वैसी है। हुकूमत की तब्दीली थी, मीडिया की आज़ादी का तस्वुर नहीं आया, और मीडिया की आज़ादी का तस्वुर उसी वक्त हो सकता है जब सियासी जदीयत तेज हो। मैंने अपनी तहकीक के दौरान कई लोगों से सवाल किए, रहमान साहब वगैरह से, कि मैंने देखा मस्जिद पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा पाबंदियाँ नहीं थी अखबारात अयूब खान के दौर में, जितनी पाबंदियाँ मगरबी पाकिस्तान में थी। मेरे लिए बड़ी हैरत की बात थी। मैंने कई लोगों से पूछा, तो उन्होंने कहा भाई वहाँ सियासी मूवमेंट बड़ी मजबूत, सियासी जमातें जो थी वो आज़ादी सहाफ़त का तहफ़्फ़ुज़ कर रही, तो उसकी वजह से वो मजबूर थे आवाम की खबरें शाये करने की। मॉर्निंग न्यूज़ जो सरकारी अखबार था, जब शेख मुजीबुर रहमान ने 8 में परचम लहराया अपने घर में बांग्लादेश का, तो उसकी तस्वीर छपी थी, और वो इसलिए छापी गई थी वरना अखबार नहीं आता दूसरे। तो ये एक है मामला कि ये जो बुनियादी हुकूक है, जब तक सियासी तहरीक तेज नहीं होगी और अवाम इसकी नींद निकलेगी और सियासी जमातें इसको एजेंडा नहीं बनाएंगी, तो ये आज़ादी सहाफ़त का तस्वुर जो है ये बहस मुबाहिसों तक महदूद रहेगा, और आवाम के जो बुनियादी हुकूक का मामला वो नहीं हो सकेगा। एक नया डेवलपमेंट ये हुआ कि जानने के हक के हवाले से कानून साजी जो पहले नहीं हुई थी, और बेनज़ीर भुट्टो और मियां नवाज शरीफ का जो मीसाक़ जमहूरियत है 2005 का, उसमें इन दोनों रहनुमाओं ने इस बात से इत्तेफाक किया था। और उनमें जो अभी तक जो लापता अफराद हैं जो 2010 से, वो अभी तक उनका पता नहीं है। जैसे शबीर कमरानी है जो 2010 से लापता है, मगर उसका कोई पता नहीं है कि वो कहाँ है, जिंदा भी है या नहीं। उसके अलावा मोहन मेघवाड़ है 2011 से, वो स्टूडेंट है मेहरान यूनिवर्सिटी का, वो लापता है, उसका भी पता कोई पता नहीं है। उसके अलावा हमारे पास सोहबत कोसो है, डॉक्टर फतेह मोहम्मद कोसो है, 2015 और 2016 के वाक़यात हैं। सोहेल रजा भट्टी है जो 2015 से लापता है, जो स्कूल टीचर है, जिसको लाड़काना से उठा के ढूंढा गया था। उसकी फैमिली हमारे साथ बैठी है, उनकी बहनें बैठी हैं। उसके बाद मुर्तज़ा जुने जो है, जो 2017 अप्रैल में उठाया गया था, उसकी भी फैमिली, उनकी माँ वालदा यहाँ पे बैठी है, उनकी बेटी यहाँ पे बैठी है हमारे साथ। वो लाड़काने से यहाँ पे आई हैं, 2017 से वो लापता है। उसके अलावा काशिफ टगड़ है जो एक टीचर है जो 2018 से लापता है। तो हमारे पास जो रजिस्टर्ड केसेस हैं पहुँचे हैं वो 150 के करीब हैं, जिनमें से ज़्यादातर कौमी कारकुनान जो हैं वो आज़ाद हैं, मगर अभी भी तकरीबन 30 के करीब जो कौमी कारकुनान जो हैं वो मिसिंग पर्सन्स हैं, यानी वो रियासती तहवील में हैं, जिनका कोई पता नहीं है कि वो किस हालत में ज़िंदा हैं या नहीं। और उसके अलावा जो बकाया जो लोग आज़ाद हुए उनका कुछ तादाद तो आज़ाद हुआ, मगर कुछ ऐसे लोग हैं जिन पे फेक FIRs जो लॉन्च करके उनको जेलों में डाला गया है, जिनका तादाद भी तकरीबन 4 शेड्यूल में भी डाला गया था, और ATC के कलमा लगा के उनको बगावत का और दहशतगर्द के कलमा लगा के उनको जेलों में जो है वो डाला गया, जो तकरीबन गुजरे 4-5 साल से जो है वो भी जेलों में हैं। और 2022 वाले जो लड़के हैं, नौजवान हैं कौमी कारकुनान, वो भी जेल के अंदर हैं। मैं आपके साथ एक कमीशन जो पाकिस्तान गवर्नमेंट ने जो जबरी लापता किए गए अफराद के मामले में कमीशन बनाया था, उसकी रिपोर्ट आज की अखबार में छपी है, वो आपसे शेयर करता चलूं कि वो खुद कहते हैं, मानते हैं कि भाई हमारे पास जो रजिस्टर्ड केस हैं उनका तादाद 9,133 है, और उनमें से हिरासती मरकज यानी एजेंसियों के पास तहवील में जो है उनको जो पता चला है वो 971 है, और जो जेलों में कैद हैं उनका तादाद है 676, और जिनके लाश मिले हैं, जिनको रियासती एजेंसियों ने दर्दगी से कत्ल करके उनके लाशों को मसक करके फेंक दिया गया, उनका तादाद 241 है। यानी अब रियासती इदारे खुद मानते हैं कि हमने ये जबरी गुमशुदगियां की हैं,
تو میں اس دن پہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری جو نام نہاد ڈیموکریٹک جو یہ حکومتیں ہیں یا جو ہمارا جمہوری جو پروسیس ہے جس میں ہماری عدلیہ ہے وہ آخر خاموش کیوں ہیں جب ان کے پاس یہ رپورٹ جمع ہیں کہ یہ واقعات ہو رہے ہیں جن لوگوں کے لاشیں مل رہے ہیں لوگ لاپتہ ہیں اور حراستی مرکز میں ایجنسیوں کی تحویل میں ہیں اور بہت سارے جو سیاسی کارکنان اور شاگرد ہیں وہ بلا جواز جو ہیں وہ قید و بند میں ہیں یعنی جیلوں میں ہیں تو ان کے خلاف کوئی ایسا خاصا ہمیں ایکشن نظر نہیں آ رہا. میں پھر بھی HRCP اور انسانی حقوق کے جو تنظیمیں ہیں خاص طور پہ جو ایمنسٹی انٹرنیشنل ہے ایشین ہیومن رائٹس ہے اس کے علاوہ جو ورکنگ گروپ ہے UN گروپ وہ اس پہ کام کر رہے ہیں مگر ہم کہتے ہیں کہ ان پہ زیادہ کام ہونا چاہیے اس ایشو پہ کیونکہ یہ بہت بڑا ایشو ہے آج کے دور کا جو کیونکہ فیملیز جو ہیں ان کے وہ جو لوگ ہیں کن کے بھائی کن کے والد ہیں کن کے بیٹے ہیں جو اپنے گھر کا چولہا جلانے والے واحد شخص ہیں اگر وہ لاپتہ ہیں سالوں سے تو ان کا گھر کا چولہا کس طرح چلتا ہوگا اس کا اندازہ وہی فیملی والے جان سکتے ہیں اور شاید جو جن کے ساتھ وہ چیزیں بیتی ہیں ان کو ہی وہ پتہ چل سکتا ہے مگر وہ دوسرا بندہ ادا نہیں کر سکتا. ہمارے پاس وہ لوگ جو ہیں وہ واپس تو نہیں آتے مگر جو لوگ اٹھاتے ہیں ان کے خلاف بھی کوئی کارروائی نہیں ہوتی. تو میں اس فورم سے یہ ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ HRCP اور ہیومن رائٹس کی جو بھی آرگنائزیشن ہیں وہ مل کر ایک تو یہ کوشش کریں کہ پاکستان کے آئین میں حالانکہ آرٹیکل 10 جس میں فیئر ٹرائل کا حق ہے آرٹیکل 9 جس میں زندہ رہنے کا ہمیں حق ہے آرٹیکل 15 جس میں فریڈم آف ایکسپریشن ہے اسپیچ ہے ہر چیز کا اس کی وائیولیشن کرتے ہوئے یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں اور ان کے لیے انہوں نے کاؤنٹر ایسے قانون اور ترمیمیں بنا کر انہوں نے آئین میں ڈالی ہیں جو خود ان کو موقع دیتی ہیں کہ وہ اٹھا کے گم کر دے جائیں لوگوں کو مار دیے جائیں. تو ان واقعات پہ HRCP نے بھی ایک سیشن کیا تھا کہ آئین کے اندر وہ شکیں جو خود انسانی حقوق کی جو شکیں ہیں ان کی خلاف ورزی کرتے ہیں کہ ان کے خلاف بھی ایسا کام کیا جائے تو ان کو منسوخ کرنے کے لیے کوششیں کی جائے. تو ایک تو میں یہ گزارش کروں گا کہ اس معاملے پہ ایک کوشش کی جائے اور ایک کانفرنس اور ایک میمورنڈم پیش کیا جائے اس پہ اسٹرگل کی جائے کہ سب سے پہلے کہ پاکستان کے جو موجودہ فریم ورک کا آئین میں جو وہ شکیں ہیں جو انسانی حقوق کی خلاف ورزی کرتی ہیں ان کو منسوخ کیا جائے اور اس کے علاوہ جو ہیومن رائٹس کا جو چارٹر ہے انٹرنیشنل اس پہ یہ ریاست سگنیچری ہے اس کو پابند کرنے کے لیے ہمیں یعنی جو انٹرنیشنل ہیومن رائٹس چارٹرز جو یونائٹڈ نیشنز کے ادارے ہیں ان کو لکھنا چاہیے ان کو کہ پاکستان اسٹیٹ آپ کے اس چارٹر کی سگنیچری ہونے کے باوجود اس کی بار بار خلاف ورزی کرتی ہے تو ان کے خلاف آپ کیا کرتے ہیں آپ کون سا اس پہ ایکشن لیتے ہیں. تو اس پہ زیادہ سے زیادہ ایکشن لینے کی ہمیں ضرورت ہے اور سب سے جو زیادہ بات ہے کہ وہ ہمیں ساتھ میں مل جل کر اسٹرگل کرنی پڑے گی کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ عدالتوں کے ذریعے اور یہ مختلف جو قانون سازی ہے اس کے ذریعے تو کوششیں ہو رہی ہیں مگر وہ خاصا اس پہ عمل نہیں ہو رہا. زیادہ تر جو ہمیں اگر نتیجہ ملا ہے وہ اسٹرگل کے ذریعے ہی ملا ہے. تو میں آپ کو یہ گزارش کرتا ہوں کہ ہم خاص طور پہ جبری گمشدگیوں کے ایشو پہ ساری جو بھی ہمارے بیچ میں جو اختلافات ہیں نظریاتی ہوں یا قوم کے حساب سے ہوں یا کسی بھی اختلاف کے ہم قائل ہوں ان کو چھوڑ کے اس ایک ایجنڈا پہ ہم کو متحد ہو کر ساری سیاسی اور سماجی تنظیمیں اور ہیومن رائٹس کی تنظیمیں مل کر اگر ہم اسٹرگل کریں لانگ ٹرم پروسیس کے حوالے سے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس مسئلے کا کوئی مستقل حل نکل سکتا ہے اور دوسرا کوئی حل مجھے ظاہر نظر نہیں آتا. آپ سے میں معذرت خواہ ہوں کہ مجھے جلدی میں جانا پڑ رہا ہے کیونکہ ہم نے وائس فار مسنگ پرسنز آف سندھ اور سندھ سجاگی فورم اور HRCP کے تعاون سے آج انٹرنیشنل ہیومن رائٹس ڈے کے دن پہ ریگل چوک سے جو ہے وہ کراچی پریس کلب تک ریلی نکالی ہے انفورس ڈس اپیئرنس کے ایشو پہ. آپ کو بھی گزارش کرتا ہوں کہ جیسے ہی یہ سیمینار ختم ہو تو آپ اس پہ جوائن کریں ہمارا ساتھ دیں تاکہ یہ مسئلہ جلد سے جلد حل ہو سکے. Do not forget to like the video, subscribe PTL TV, and press the bell icon to receive notifications.
Jesus is the light of the world.